कहाँ तक बात हुई थी? ओके। चलिए, हम बात कर रहे थे हाइपर कॉन्जुकेशन इन एल्कीन्स। तो हमने लास्ट टाइम ऑर्बिटल डायग्राम इसका बना लिया था कि जो sp3 कार्बन पर जो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बाजू वाले p ऑर्बिटल से नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करने की कोशिश करता है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि पार्शियल कॉन्जुकेशन में जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? अब यहां पर वो तो रियल चीज थी, अगर हमें हाइपर कॉन्जुकेशन को समझाना हो तो हम किस प्रकार से समझाएंगे? देखिए, आपके सिग्मा बॉन्ड्स भी कॉन्जुकेशन में आ जाते हैं। कौन से बॉन्ड? सिग्मा। कौन से सिग्मा? कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा। किसके साथ? पाई के साथ। तो यहां पर आपको सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा। एक बात इधर अगर अपन बात करना चाहें, हमसे कोई पूछे क्या सर यहां पर भी तो सीओ बॉन्ड है, क्या यहां पर भी आपको हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा? क्या यहां पर ये पाई और ये सिग्मा कॉन्जुकेशन में है? तो जवाब है। आप नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं है। यहां पर आपको बहुत सारे होममेड एग्जांपल्स आएंगे कि बताओ इसमें हाइपर कॉन्जुकेशन है या नहीं है। आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे लोग कि नहीं है, देखो एनसीईआरटी ने एल्किन और बेंजीन, अल्काइल बेंजीन समझाया। नहीं समझाया एनसीईआरटी ने, अनसैचुरेटेड सिस्टम बोला है। क्योंकि आप इतना ही जानते हैं तो आप उतनी बातें करेंगे। अगर इसमें हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं होगा ना तो मैं जीवन में कभी भी डाइपोल मोमेंट नहीं समझा पाऊंगा। एसीटोन का, सॉरी एसिटल्डिहाइड का और फॉर्मल्डिहाइड का। एनसीईआरटी डिस्कस करता है डाइपोल मोमेंट, और आधी से ज्यादा जनता कंफ्यूज रहती है कि आपके कीटोन्स का डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड से ज्यादा क्यों आ गया है। फिर बोलेंगे डेटा बेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीओ बॉन्ड भी आपका हाइपर करता है, पर हमारे सिलेबस में इसका डिस्कशन नहीं है। तो ये देखो आपका यहां पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुकेशन में। नाउ हाउ टू मेक द कॉन्जुकेटेड स्ट्रक्चर्स, किस प्रकार से बनाएंगे बताइए? वैसे ही जैसे हमने पहले बात किया था। ये क्या रहेगा आपका स्टार्ट पॉइंट, ये क्या रहेगा? सिग्मा बॉन्ड इधर आएगा। अगर ये बॉन्ड इधर आया है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले जाएंगे, और आप लोगों के सामने हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर यहां पर बनती हुई नजर आएगी। आप बताइए इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? यहां पर बताइए कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल। और जिस भी हाइड्रोजन ने हाइपर कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट किया है वो हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। बताइए इधर टोटल चार्ज जीरो, इधर भी टोटल चार्ज जीरो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब। डोंट फॉरगेट हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। क्या दूसरा सी एच बॉन्ड भी सर आपका हाइपर कर सकता है? जी हाँ। अगर इसने हाइपर किया तो जो भी सी एच बॉन्ड हाइपर करेगा वो हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। तो यहां पर तो आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस प्रकार से ये सिग्मा आपका इधर आया तो ये पाई उधर चला जाएगा, क्योंकि वरना इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। क्या सर बचा हुआ सी एच बॉन्ड भी हाइपर कर सकता है, ये वाला भी? जी हाँ, सभी आपके सी एच बॉन्ड जो है वो हाइपर कर सकते हैं, बस वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस बार ये वाले सी एच एज इट इज रहेंगे, इस वाले ने हाइपर किया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां बनेगा डबल बॉन्ड और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो ये आपके सामने है, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। सर आपने इस प्रकार से क्यों लिखा है? क्योंकि एक दिन आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से सी एच बॉन्ड्स हाइपर में इन्वॉल्व हैं। तो सभी सी एच बॉन्ड हाइपर में इन्वॉल्व नहीं है। आप बताइए क्या ये सी एच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुकेशन करेगा? क्या ये सी एच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुकेशन करेगा?
क्या ये CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? ये कहोगे ना कि अल्फा कार्बन पर नहीं है, तो ये दो कोड़ी की बात होगी, आपको स्टेटमेंट में मिलेगी भी नहीं। आप जानते हैं ये CH बॉन्ड और इस कार्बन पर p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये नॉन पैरेलल साइड से भी ओवरलैप नहीं कर सकते। जिस कार्बन पर p है ना, उससे नेक्स्ट कार्बन का जो CH बॉन्ड है वो उसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग के अंदर आता है, ये वाले हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। यानी कि आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर अपन बात करना चाहें, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा बताइए? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम से बात करें तो ये जो CH बॉन्ड है ये p ऑर्बिटल्स के कौन से प्लेन में है बताइए? परपेंडिकुलर प्लेन में, तो देयर विल बी नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बोलना कि अल्फा कार्बन पर नहीं है, दो कोड़ी की बातें होती, सुनता भी नहीं है कोई। अब और ध्यान से सुनिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कई जगह पर आपके डाइपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? मैंने उधर बोला ना, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का आप डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे तो एसिटल्डिहाइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी हाइपर कॉन्जुगेशन। हालांकि आपके लेवल पर वहां हाइपर डिस्कस नहीं किया जाता। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल मोमेंट को समझाया जा सकता है, किसकी वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। आप बताइए, इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो बॉन्ड है क्या वो 100% सिंगल है? अरे ये वाले जो बॉन्ड है भाई, क्या ये बॉन्ड 100% सिंगल है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तो ये सिंगल है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में तो यहां पर बॉन्ड ही, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्शियल आयोनिक करेक्टर है यहां पर, विच इज अगेन एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जू। ये बात तो एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो, कि एल्किन्स में यहां पर जो CH बॉन्ड के अंदर पार्शियल आयोनिक करेक्टर है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जू। और देखो यहां पर इसकी वजह से डाइपोल भी आपको दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूल में क्या डेवलप कर दिया आपने? पोलैरिटी। तो इसकी वजह से भी अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है तो वो परमानेंट रहेगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। आपका ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड सिस्टम। इस अनसैचुरेटेड सिस्टम से ये क्या जोड़ दिया आपने? एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर ये वाले जो CH बॉन्ड है, these CH bonds will be involved in hyperconjugation. These CH bonds are not involved in hyperconjugation. और hyperconjugation में भी आपको delocalization देखने को मिल रहा है, और delocalization आपकी स्टेबलाइजिंग फिनोमिना होती है। तो जैसे पाई पाई डिलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी मिलती है, ऐसे ही सिग्मा पाई के डिलोकलाइजेशन से भी क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। माना कि हाइपर थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू अगर अपन बात करें रेजोनेंस, लेकिन फिर भी स्टेबलाइजिंग तो है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एच इफेक्ट इज इन जनरल स्टेबलाइजिंग। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। भाई बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपन निपटाएंगे। आज एक बार आप चेक कर लेना आपका शेड्यूल, देयर में बी एन एक्स्ट्रा क्लास और इस बार सिंगल ही रहेगी, ठीक है? अपन जितनी जल्दी जीओसी को खत्म कर ले उतना बढ़िया है। अभी तक अपन ने एक एक्स्ट्रा ली है, दैट वाज अनसक्सेसफुल। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हुआ और उसमें आउटपुट भी कुछ निकल कर, मुझे नहीं पता था इतने ज्यादा लोग एक साथ जग जाएंगे। तो अब अपन इंडिविजुअली ही डील करेंगे, जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे, पर इसको ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में खत्म कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे फिनोमिना हम यहां पर बातें कर रहे हैं, हर रिएक्शन में ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होगा ये। आप ये देख सकते हैं कि क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 100% डबल है? नो। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में कैसा करेक्टर आ गया है? सिंगल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड लेंथ पर भी फर्क पड़ेगा। ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा हाइपर, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ घटा देगा, क्योंकि देखो गौर से यहां पर कैसा बॉन्ड है? दोनों कार्बन के बीच में डबल, और इन स्ट्रक्चर्स में सिंगल। यहां पर देखो कैसा बॉन्ड है? सिंगल।
और इन स्ट्रक्चर्स में डबल, तो बॉन्ड लेंथ पर भी फर्क पड़ता है हाइपर से, जस्ट लाइक रेजोनेंस। लिखिए, मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे तो बताने की जरूरत, बार बार लिख चुके हैं अपन। मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड, याद रहे सी एच कैसे लिखना है, इस प्रकार से ना, मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स involved in hyperconjugation. More will be the delocalization. More will be the number of CH bond involved in hyperconjugation. More will be the delocalization. Hence, more will be the stabilization. Hence, more will be the stabilization by hyperconjugation. Hence, more will be the stabilization by hyperconjugation. आइए सभी इधर ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये एल्कीन है, बताइए क्या यहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा? कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर मैंने, ये हमारा एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, यहां से मैंने क्या किया, H हटाकर क्या लगा दिया है, एक एल्काइल ग्रुप। अब आप समझिए कौन से CH बॉन्ड हाइपर करना शुरू करेंगे, ये वाले, इस कार्बन पर जो CH बॉन्ड है वो हाइपर करना शुरू करेंगे। ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। क्लियर? तो यहां से यहां जाने पर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा। इसका मतलब इस एल्कीन और इस एल्कीन में से इस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। इसी प्रकार से मान लीजिए अभी तो हमने एक ही साइड अल्काइल ग्रुप लगाया है, अगर मैं यहां से भी हटा दूं और कैसा ग्रुप लगा दूं, एल्काइल, तो आप बताइए इसमें तो 3 CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में है दोस्त, और इसमें कितने हैं, 6। पक्का? अगर मान लीजिए मैंने इधर से भी हटाकर इधर लगा दिया है CH3, इधर भी लगा दिया है CH3, और इधर तो पहले से एक CH3 था, आप बताओ इसमें कितने CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में आ गए हैं, 9। पक्का? जी हाँ। अगर दोनों साइड से हम H हटा दें और कुछ इस प्रकार से लगा दें, तो ये हमारे सामने जो रहने वाला है, इसमें तो और भी ज्यादा CH बॉन्ड आ जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। यानी कि अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो इस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल ये एल्कीन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल ये है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व है हाइपर कॉन्जुगेशन में, 3। यहां पर बताइए कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व है इन हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 CH बॉन्ड अगर अपन बात करना चाहें तो इन्वॉल्व है इन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें बताइए कितने CH बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं अगर अपन बात करना चाहें इन हाइपर कॉन्जुगेशन, you will say 9 CH bonds are involved in hyperconjugation. And in this case अगर अपन बात करना चाहें how many CH bonds are involved in hyperconjugation, you will tell 12 CH bonds are involved in hyperconjugation. तो लगातार आपका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। यानी कि इससे एक बात पता चला है, अभी आप पेन डाउन ही रखेंगे, इससे एक बात हमें पता चला है, और वो बात क्या है कि जैसे जैसे एल्कीन पर सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा उसका स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। एक मिनट सर, आपने कहा सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जैसे जैसे इस डबल बॉन्ड के H हटाकर मैं क्या लगाऊंगा, एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां जाने पर मैंने एक H को हटाकर एक एल्काइल ग्रुप लगाया, फिर मैंने 2H हटाकर 2 एल्काइल ग्रुप लगाए, फिर मैंने 3H हटाकर 3 एल्काइल ग्रुप लगाए, फिर मैंने 4H हटाकर 4 एल्काइल ग्रुप लगाए। तो डबल बॉन्ड पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए जब आप E2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो एक रूल आएगा जिसको आप जानते हैं, सैडजेफ रूल के नाम से उसको जाना जाता है, और वो कहकर जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन E2 रिएक्शन, या फिर बोलेगा मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन E2 रिएक्शन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जनरली मोर स्टेबल होता है, कारण जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे डबल बॉन्ड के ऊपर उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से उतना ही ज्यादा होगी। दोस्त अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं इसको एक और जगह से लिंक करना चाहता हूं। जैसे आपने यहां पर स्टेबिलिटी की बातें की है, पता है आपके फॉर्मल्डिहाइड से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, आपका एसिटल्डिहाइड। बिल्कुल साहब, यू कैन एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन। एंड आपके एसिटल्डिहाइड से ज्यादा स्टेबल आपका कौन होता है? एसीटोन। तो यहां पर भी आपका ये क्या आता है? रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या आता है? रिलेटिव, अगर अपन बात करना चाहें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको यहां पर दिखाई देगा। तो जैसे ही आप पाई बॉन्ड पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता वो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है या फिर वो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर ये आपने हवाबाजी के लिए बताया है या वास्तव में कहीं पर काम आएगा? बहुत बेहतरीन बात आपको बताई है और ये बातें एक्सक्लूसिव मिलेंगी, इस्तेमाल में लूंगा चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इक्विलिब्रियम में एडिशन रिएक्शन शो करता है वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, NaHSO3 के साथ। तो इक्विलिब्रियम राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा, मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी से ही बात करूंगा, पूरा लिंक कर दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है दोस्तों? आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी एनसीईआरटी हाइपर का नाम लेते हुए नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले हाइपर को इस लेवल पर डिस्कस ही नहीं किया है। इनफैक्ट हम जब टोटोमेरिज्म भी बताएंगे ना तो उसी से बताएंगे, हाइपर से ही। यहां पर H प्लस बनेगा, ऑक्सीजन पर क्या बनेगा? माइनस, और वो H उधर चला जाएगा, कीटो से इनोल तुरंत बनेगा। सुलटा दिया है, आप लिख सकते हैं। More substituted alkenes are more stable. 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 क्लियर? मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझ गए? जहां पर डबल बॉन्ड पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। तो ये हमने हाइपर कॉन्जुकेशन देखा किसमें? एल्कीन्स में। सिमिलरली आपको हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिल सकता है एल्काइल बेंजीन्स में। कोई नई बात नहीं है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपके सामने चलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें हाइपर कॉन्जुकेशन, हाइपर कॉन्जुकेशन इन एल्काइल बेंजीन बोल दो या एल्काइल एरिन्स बोल दो, एक ही बात है। यानी कि रिंग के ऊपर भी जब कोई एल्काइल ग्रुप लगेगा तो वो भी आपका हाइपर कॉन्जुकेशन करने लग जाएगा। जैसे ये हमारे सामने बेंजीन है, तो आप जानते हैं बेंजीन में भी तो क्या है? पाई बॉन्ड। तो कोई सा भी कार्बन एटम देख लो वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा है। क्लियर? जैसे ये कार्बन अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा है, पाई बॉन्ड उसने बना रखा है। तो कहता है रिंग के किसी भी कार्बन पर अगर आप एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, क्या लगा दोगे? एल्काइल ग्रुप अगर आपने यहां पर अटैच कर दिया है तो फिर ये आपका हाइपर कॉन्जुकेशन करना शुरू कर देगा। आप बताइए विच CH बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुकेशन? आप गौर से देखिए, यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड है कि नहीं है, और यहां पर आपने क्या लगा दिया है? एल्काइल ग्रुप। सो दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन। बेटा ये वाले जो CH बॉन्ड है ना, ये हाइपर करते हैं। आप कह सकते हैं यहां पर सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा, सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका क्या होता था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर मैं यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो बताइए क्या ये एल्काइल ग्रुप हाइपर करना शुरू कर देगा? जी हां। कौन कौन से कॉन्जुकेशन में आ जाएंगे? इस कार्बन के CH बॉन्ड, और ये पाई किस में आ जाएगा? कॉन्जुकेशन में। तो दोस्त अगर मैं पूरा छुपा लूं तो एल्कीन टाइप सिस्टम ही तो हो गया, ये पाई बॉन्ड बेंजीन का, बस इतना ही तो फर्क है।
और आप बताइए यहां पर किस तरीके का डीलोकलाइजेशन होता था, आपका सिग्मा बॉन्ड किसकी तरफ चलकर जाता था, पाई बॉन्ड की तरफ। हमेशा ही सीएच बॉन्ड अपने से दूर गया है, क्लियर। तो जब यहां पर आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपका ये वाला सीएच बॉन्ड इधर आएगा, अगर इधर आए तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5, तो आपके इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा और आपके सामने अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा बताइए, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। क्या ये एटम हवा में निकल लेगा, नो, एटम्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है, चाहे हाइपर हो चाहे रेजोनेंस हो, क्लियर। तो देखिए रिंग के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया, बढ़ा दिया है भाई, क्लियर। और कहां पर बढ़ाया है, CH3 ने अपनी ऑर्थो पोजीशन पर। जैसे ही CH बॉन्ड ने हाइपर किया, बाकी तीनों भी कर सकते हैं। तो अगर हमसे बात की जाए आगे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आपको फिर से यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बताइए नेगेटिव चार्ज कहां पर आ गया है रेजोनेंस करके, इसकी पैरा पोजीशन पर। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। फिर से बताइए नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इसकी ऑर्थो पोजीशन पर पहुंच गया है। हालांकि आप मेरी बातों को भूल गए हैं, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, बहुत सारी बातें बताते हैं। हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। आपके प्लस आर वाले ग्रुप रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते थे कि घटाते थे, बढ़ाते थे कि घटाते थे, मेनली कहां पर बढ़ाते थे, अपनी ऑर्थो एंड। तो ये बताओ एल्काइल ग्रुप का पहले इफेक्ट बताओ, प्लस है या माइनस है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पर बढ़ा रहा है, और मेनली कहां पर बढ़ा रहा है, अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पक्का। यानी कि दोस्तों ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा रहा हूं, आप इसके दो जवाब देंगे, कितने जवाब देंगे, दो। एक जवाब आज देंगे जो कि सही होगा, एक जवाब आप पेपर में देंगे जो कि गलत हो सकता है, क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप्स के हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट को बिल्कुल वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे आप क्लास में टीचर को इग्नोर करते हैं, हाँ मास्टर को। अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, किसमें, इन सभी में मैं पूछना चाहूं बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, तो आप बताइए कौन सी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। देखिए आप बताइए, ये अल्काइल ग्रुप है, आप समझिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आर अगर आपके सामने है, आर, आर को हम इन जनरल क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। ध्यान से सुनेंगे, आज की क्लास की ये सबसे बेहतरीन बात हो सकती है। आपके अल्काइल ग्रुप्स दो इफेक्ट दिखाते हैं, कितने इफेक्ट दिखाते हैं, दो इफेक्ट। एक इफेक्ट तो ये दिखाते हैं इंडक्टिव, कौन सा दिखाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, और इनका इंडक्टिव इफेक्ट इन जर्नल बताओ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस आई दिखाते हैं, क्लियर। और एक ये दिखाते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन, क्या होता है, हाइपर कॉन्जुकेशन, और इनका हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट बताओ पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव। आपने हर जगह इनको इलेक्ट्रॉन देते ही देखा है, सीएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा दूर जाते हुए देखे हैं, तो इसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस एच। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो आपके अल्काइल ग्रुप्स दो इफेक्ट दिखाते हैं, वन इज इंडक्टिव एंड वन इज हाइपर। आप इंडक्टिव तो हर जगह देख लोगे इनका, और हाइपर को इग्नोर कर दोगे, और जहां आपने हाइपर को इग्नोर किया वहीं पर ही मामला गड़बड़ हो जाता है। और इन जर्नल अगर अपन बात करना चाहें तो इनका जो प्लस एच इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है किस पर, प्लस आई पर। ये हमेशा नहीं, आप जानते हैं केमिस्ट्री में ऑलवेज जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो ये अगर अपन बात कर रहे हैं तो इन जर्नल की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, इन जर्नल, आपका यही ऑर्डर मिलता है। तो आप क्या करेंगे, आज तो हाइपर भी देखोगे अल्काइल ग्रुप का, लेकिन कुछ दिनों बाद आप अल्काइल ग्रुप का हाइपर भूलकर केवल इंडक्टिव देख रहे होगे और आंसर बदल दोगे। जैसे यहां पर आप बताइए कितने सीएच बॉन्ड हैं जो हाइपर कॉन्जुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, 3। बताइए यहां पर कितने सीएच बॉन्ड हैं, 2, विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुकेशन। इससे क्लियर हो गया, सभी सीएच हाइपर, ये वाले सीएच हाइपर नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं।
ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं। ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं। बताइए हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर इन्वॉल्वड इन हाइपर कॉन्जुगेशन? एक। आप बताइए इसके केस में क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? नो। तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप H इफेक्ट दिखाता ही नहीं है। अगर हम बात करें तो यहां पर ओनली क्या लगेगा? प्लस आई। यहां पर प्लस H प्लस H प्लस H प्लस आई ओनली। अब सर प्लस H को कैसे कंपेयर करें? देखिए प्लस H को कंपेयर करना तो एकदम आसान है। प्लस आर में फिर भी थोड़ा खोपड़ा लगता है, यहां तो खोपड़ा लगाने की जरूरत ही। कितने CH बॉन्ड हाइपर में है? कितने हैं? कितना है? तो जितना ज्यादा CH बॉन्ड हाइपर करेंगे प्लस H इफेक्ट उतना ही ज्यादा। मतलब मिथाइल का प्लस H ज्यादा कंपेयर टू इथाइल, इथाइल का ज्यादा कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल, और टर्सिब्यूटाइल का तो होता ही नहीं है। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर, और ये। तो ये आप कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर उतना ही ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो से उठ के पूरा कहां चला गया है? पैरा पर। भूल भी जाओ तो ये लाइन याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। रेजोनेंस वाज परमानेंट इफेक्ट, हाइपर इज आल्सो परमानेंट। रेजोनेंस वाज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, हाइपर इज आल्सो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। प्लस का प्लस से कंपैरिजन, प्लस आर वाले एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा, तो प्लस एच वाले भी एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव। प्लस एच इफेक्ट कौन लगाते हैं आपके लेवल पर? केवल एल्काइल ग्रुप्स, और एल्काइल ग्रुप्स में भी कौन सा? CH बॉन्ड। बहुत सारी जनता को मालूम ही नहीं चलता है कि प्लस एच लगाते कौन है। एल्काइल ग्रुप्स का दो इफेक्ट रहेगा, वन इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन, वन इज योर इंडक्टिव। आप जानते हैं टर्सरी ब्यूटाइल जैसा ग्रुप केवल इंडक्टिव लगा पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा पाएगा। जनाब कौन? हाँ लगवाओ ना प्लस आर। कैसी बात कर रहे हो? कहां से लगवाओगे प्लस आर? मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जब दूर जाएं, माइनस का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आए। अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं कि उसकी तरफ आ रहे हैं? दूर जा रहे हैं। रेजोनेंस में लोन पेयर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात होती थी, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी से दूर जाते हैं तो प्लस आर होता है, जब पाई इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ आते हैं तो माइनस आर होता है। ये पाई नहीं, ये सिग्मा है, तो इसे हाइपर कहा जाएगा। हालांकि ये भी रेजोनेंस का एक स्पेशल टाइप है, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों हो कि हाइपर और रेजोनेंस, देन वी विल से हाइपर, मोर स्पेसिफिक। प्लस आर वालों में जुगाड़ भी बताया था कि एटम पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर। कैसे मिक्स कर सकते हो? और सुन लो ध्यान से, इस जैसा कंफ्यूजन दोबारा किसी को नहीं आना चाहिए। सभी का ध्यान इधर। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो H इफेक्ट भी लगाता हो और R इफेक्ट भी लगाता हो। H और R में कभी भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जो H लगाते हैं वो कभी R लगाते ही नहीं है। कंफ्यूजन R और I में आता है, R और H में कभी कंफ्यूजन होता ही। हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका रेजोनेंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। एल्काइल ग्रुप्स हाइपर लगाते हैं, कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगाते। क्लियर होना चाहिए। हम ऐसी बातों में उलझे रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। लिखिए
प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिख लो एल्काइल ग्रुप्स, बार बार एक ही बात बोलूंगा मैं, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे एल्काइल ग्रुप्स, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे एल्काइल ग्रुप्स, increases electron density on benzene, increases electron density on benzene, increases electron density on benzene, mainly at their ortho and para position, mainly at their ortho and para position, mainly at their ortho and para position. तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल को लेकर रिंग को एक्टिवेट करेंगे कि डीएक्टिवेट करेंगे? रिंग को एक्टिवेट करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। और देखो इन्होंने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। देखिए अगला पॉइंट, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा directing, orthopara directing in aromatic electrophilic substitution, in aromatic electrophilic substitution, in aromatic electrophilic substitution, in aromatic electrophilic substitution. क्लियर? चलिए, तो ये हमने सारी बातें कर ली हैं। अब मैं एक्टिवेटिंग दोबारा नहीं समझाऊंगा, आपको पता चल गया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, मतलब रिएक्शन का रेट ज्यादा मिलेगा। अगर अपन बात करना चाहें एच इफेक्ट की, तो आप एच इफेक्ट को दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने ऐसी कोई बातें नहीं की हैं, उसने हाइपर में केवल प्लस एच समझाया, माइनस एच समझाया ही, और पूरी ऑर्गेनिक में उसको कहीं जरूरत महसूस होती भी नहीं। लेकिन आप जानते हैं फिर हमारा मॉड्यूल और ईएलपी हमें धर लेगा। यहां पर हम वो सारी बातें करेंगे जो एनसीईआरटी नहीं करेगा, और जो एनसीईआरटी करेगा वो तो हम बात भी नहीं करते। आप हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं से भी देखो एक बार, इवन जेई वालों का भी देखोगे तो इस लेवल पर नहीं जाते हैं जिस लेवल पर वो एनसीईआरटी लिखता है, पर जो एनसीईआरटी नहीं लिखेगा माइनस एच, उसको हम पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करें, आपका एच इफेक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोई भी इफेक्ट दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले अपने पास आता है प्लस एच इफेक्ट। क्या आता है? प्लस एच इफेक्ट। अब आप समझ गए ना, इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और दूसरा हमारे सामने आता है माइनस एच इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सबसे बड़ा मुद्दा कि प्लस एच इफेक्ट दिखाता कौन है? प्लस एच इफेक्ट दिखाता कौन है? ज्यादा से ज्यादा जनता इस बात को ही नहीं जानती है। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे प्लस एच के नीचे plus H effect is shown by alkyl groups. Plus H effect is shown by alkyl groups. Plus H effect is shown by alkyl groups having at least one CH bond. ये अल्फा जरूर मेंशन कर देना। Having at least one CH bond. कम से कम एक CH बॉन्ड होना ही चाहिए, और CH कौन सा? अल्फा कार्बन वाला, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा ही नहीं। तो समझ में आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन कौन लगाते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। आज के बाद इग्नोर नहीं करना उनको। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने चलेगा कंपैरिजन ऑफ प्लस एच इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ प्लस एच इफेक्ट। यहां पर आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है जितना इंडक्टिव और रेजोनेंस में जाना था। अब एल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, क्या सभी एल्काइल ग्रुप्स का प्लस एच बराबर होगा? जी नहीं। आप लिख दीजिए इसमें कंपैरिजन ऑफ प्लस एच इफेक्ट के नीचे, कंपैरिजन ऑफ प्लस एच इफेक्ट। बहुत ही कंसाइज, जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। मोर विल बी द नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। हमेशा CH को ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे, ये मोर विल बी द नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, मोर विल बी द प्लस एच इफेक्ट। खत्म। मोर विल बी द नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, more will be the plus H effect.
CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज्यादा होंगे प्लस H इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम कंपैरिजन करने के लिए आ जाते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन मान लेते हैं, तो बताइए मिथाइल के अंदर कितने CH बॉन्ड है जो हाइपर कर सकते हैं? 3। अगर मैं कहीं इसको ऐसे जगह जोड़ूं, तो या तो कार्बोकेटाइन पर जोड़ दूं, या कार्बन फ्री रेडिकल पर जोड़ दूं, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, तो ये CH हाइपर करने लग जाएंगे। तो इसमें कितने हैं? 3। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो आप बता सकते हैं इथाइल ग्रुप के अंदर आपके कितने CH बॉन्ड हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन करते हुए नजर आएंगे? 2 CH बॉन्ड है। ये CH बॉन्ड हाइपर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जोड़ दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कितने CH बॉन्ड है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करते हुए नजर आएंगे? अगर मान लीजिए मैंने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ दिया है, तो आप बताइए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा? तो यहां पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्लस H कंपेयर करना चाहते हैं तो मिथाइल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इथाइल, इथाइल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल में तो होता ही नहीं है। तो ये जो मैंने बताया है प्लस H इफेक्ट है। प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं कि विड्रॉइंग? डोनेटिंग। प्लस वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर यही मैं प्लस आई की बात करता तो मामला पलट जाता। प्लस आई की अगर अपन बातें करते हैं अल्काइल ग्रुप्स में, तो मामला एकदम बदलता हुआ नजर आता। और जहां पर भी आपने इंडक्टिव को इग्नोर किया, वहीं हाइपर को इग्नोर किया, वहीं पर आपके सुलटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर इन ग्रुप्स का मैं प्लस आई इफेक्ट देखूं तो ट्रेंड एकदम चेंज हो जाता है। कैसे? सबसे अगर अपन बात करें कम प्लस आई मिथाइल का, इसमें एक कार्बन, उसमें 2 कार्बन, और इसमें देखो की एटम पर क्या आ गई? ब्रांचिंग। कितनी? 2, और उसमें 3। तो आपको याद है ना प्लस आई डीबियन, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो प्लस आई का ट्रेंड तो इनका ये रहता है, और प्लस एच का ट्रेंड ये रहता है। कहीं पर आपने इनका प्लस एच इग्नोर करके प्लस आई देख लिया, आंसर उल्टाने लग जाएगा, जैसा मैं पीछे वाले क्वेश्चन में भी कह रहा था। क्योंकि प्लस आई इसका सबसे, तो प्लस आई से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पर प्लस एच इसका ज्यादा है। और नॉर्मली कौन डोमिनेट करता है आपका? प्लस एच। तो आंसर उल्टे पुल्टे आ जाते हैं जब आप हाइपर को इग्नोर करते हो। इसीलिए मैंने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पहले डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इंडक्टिव के बेसिस पर आंसर कुछ और आते, हाइपर के बेसिस पर आंसर कुछ और आ जाते। और हमसे कभी नहीं पूछता इंडक्टिव के बेस पर बताया हाइपर पर, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करता है। तो हम तभी बेटर कंपेयर कर पाएंगे जब हम सारे इफेक्ट ढंग से पढ़ चुके हो। क्लियर? नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। सुल्टा दिया है क्या? तो कभी हम ये तो नहीं भूल जाएंगे ना कि प्लस एच लगाते कौन है? एल्काइल ग्रुप्स। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जैसे आपका CH बॉन्ड हाइपर करता है, वैसे ही आपका CD CT बॉन्ड भी हाइपर करता है। पर एनसीईआरटी ने इसका कोई डिस्कशन नहीं रखा है। लेकिन हम इस पर भाई साहब बार बार क्वेश्चंस बनाते हैं, बार बार बातें करते हैं, लेकिन आप पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी CD बॉन्ड का हाइपर नहीं देखोगे, कहीं भी CT बॉन्ड का हाइपर नहीं देखोगे। अब एनसीईआरटी ने तो ये भी नहीं दिया है, लेकिन ये तो हम जानते हैं क्योंकि लोगों के नोट्स में लिखा रहता है। क्लियर? अगर हम हाइपर कंपेयर करना चाहें, पहले इंडक्टिव बताओ। अगर मान लीजिए आपके सामने CH3 आ जाए, कौन आ जाए? CH3। फिर अगर अपन बात करना चाहें CD3 आ जाए, फिर अगर अपन बात करें CT3 आ जाए, तो मैंने बिना समझाए, मैं आज भी कह रहा हूं,
बिना समझाए मैंने बताया था, प्लस आई CH3 से ज्यादा, CD3 से ज्यादा CT3 का है। ये किसका ऑर्डर होता है? प्लस आई। 1 मिनट सर, आप प्लस आई ले देकर बीच में क्यों ले आते हो? क्योंकि बेटा अल्काइल ग्रुप्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक प्लस H और एक प्लस आई, ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगर मान लीजिए मुझे प्लस H कंपेयर करना हो CH3 का, ध्यान से सुनिए, और प्लस H कंपेयर करना हो CD3 का, प्लस H कंपेयर करना हो CT3 का, तो प्लस H इफेक्ट आपका CH3 का ज्यादा होता है। यानी कि प्लस H और प्लस I का ट्रेंड एकदम क्या मिलता है? उल्टा। ये आपको देखने को मिलेगा, एकदम ट्रेंड जो है वो आपको उल्टा दिखाई देगा। हालांकि मैं कह सकता हूं कि याद रखो, काम चल जाएगा, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट दूंगा, कारण वो हिंट मेरे काम का है, आपको समझाने में काम आएगा। हाइपर वर्सेस रेजोनेंस, हाइपर वर्सेस रेजोनेंस मुझे समझाने में काम आने वाला है, तो आप इसको छापेंगे। पहले मैं उधर जाता हूं। देखिए, अगर अपन बात करें, क्या इस मॉलिक्यूल में आपको कॉन्जुकेशन दिखाई दे रहा है? कॉन्जुकेशन मतलब नॉर्मल कॉन्जुकेशन, कौन से बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? यू विल से पाई पाई कॉन्जुकेशन, और इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे भाई लोगों, ध्यान से, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो क्या इस मॉलिक्यूल में आपको हाइपर कॉन्जुकेशन दिखाई दे रहा है? जी हां। उस मॉलिक्यूल में भी डीलोकेलाइजेशन है, लेकिन आप बताओ डीलोकेलाइजेशन में कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हुए हैं? पाई। पक्का? यहां पर भी आपका कॉन्जुकेशन है, वो पाई पाई है, और ये सिग्मा। यहां पर जब डीलोकेलाइजेशन होगा तो एक सिग्मा डीलोकेलाइज होगा और एक पाई डीलोकेलाइज होगा। आगे बात समझ में? तो आपके पहले वाले मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिला है पाई पाई डीलोकेलाइजेशन, और दूसरे में देखने को मिला है सिग्मा पाई। अगर अपन देखें तो ये तो कॉमन ही हो गया दोनों गौर से देखो। पक्का? फर्क है इसमें, इसमें कौन सा बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहा है? पाई, और यहां पर कौन सा हो रहा है? सिग्मा। दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपके पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन इजी होता है एज कंपेयर टू योर सिग्मा, क्योंकि जब आप डीलोकेलाइज कर रहे हो तो इनडायरेक्टली बॉन्ड को तोड़ ही तो रहे हो। तो यहां कौन सा टूटेगा? पाई, और यहां कौन सा टूटेगा? सिग्मा, एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू। तो कौन से बॉन्ड इजीली डीलोकेलाइज होते हैं? पाई। तो रेजोनेंस इसीलिए आपका ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू योर हाइपर कॉन्जुकेशन। नो डाउट दिस एल्कीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एंड दिस एल्कीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुकेशन। पर उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसमें बेटर डीलोकेलाइजेशन है, पाई पाई हुआ है, और यहां पर सिग्मा पाई हुआ है। इसका मतलब सर आपने इनडायरेक्टली ये समझाया है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इजीली डीलोकेलाइज नहीं होते। बिल्कुल मैं यही समझाना चाहता हूं, इसीलिए आपका रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर पर। लेकिन भाई सुनो ध्यान से, हमेशा ये कचरा दिमाग से निकाल दो, ऐसे रटवाया जाता है रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। हाइपर बाप निकलेगा कई जगह पर रेजोनेंस का। क्यों? क्योंकि कितने डीलोकेलाइज है वो भी तो देखो। इसमें कितना डीलोकेलाइज है पाई बॉन्ड? एक, और इसमें कितने हैं? 3 सिग्मा। तो हमेशा नहीं होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन तब होता है जब उनका रिलेटिव बातें हो रही हो, जैसे यहां पर ठीक आप चल जाएगा। आगे जब आपके सामने कार्बोकेटाइन आएगा, एक कार्बोकेटाइन ये और एक कार्बोकेटाइन ये, आपको पता है ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? ये। लेकिन पूरा कोटा ये पढ़ाता था, आजकल हटा लिया, सबने नोट से गायब कर दिया। कंपैरिजन ही नहीं मिलेगा, पहले चलता था अब हटा दिया है क्वेश्चन को। कंपैरिजन नहीं कर रहा आजकल इसका, क्योंकि पहले कंपैरिजन किया हुआ है। एआईपीएमटी ने भी गलत आंसर दिया हुआ है। डेटा मैच करोगे ये ज्यादा स्टेबल है। डेटा चलता है केमिस्ट्री के अंदर, एक्सप्लेनेशन तो बाद में। तो अब ये तो बच्चा कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि दिन एक से भरा गया उसके दिमाग में रेजोनेंस 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 रेजोनेंस, कैसे डाइजेस्ट होगा बेचारे को? तो आप ये समझिए, यहां पर 9 CH बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, और यहां पर 3 पाई बॉन्ड है। ऐसे नहीं कंपैरिजन होता है हर जगह पर। क्लियर? तो जब भी कंपैरिजन होता है तो रिलेटिव होता है। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूं ना, तो ये बात इन जनरल बोली गई। क्या बोली गई है? इन जनरल देयर विल बी नंबर ऑफ केटाइंस, जहां पर इंडक्टिव ज्यादा स्टेबलाइजिंग मिलेगा एज कंपेयर टू योर हाइपर। यस, देयर आर नंबर ऑफ केटाइंस, पर हम इन जनरल बातें कर रहे हैं। कुछ तो एनसीईआरटी नहीं दिए हुए हैं चैप्टर एल्काइल हैलाइड के अंदर। आइसोब्यूटाइल वर्सेस, अगर अपन बात करना चाहें किसके बारे में? नॉर्मल ब्यूटाइल।
एनसीईआरटी लिखता है भाई। चलिए, तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन सर आप इससे क्या लिंक करना चाहते हो? मैं लिंक करना चाहता हूं, देखिए यहां पर कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। यहां पर मैंने रखा है ये बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड है जो हाइपर के अंदर जाएगा। इधर क्या है मुझे नहीं पता। ये सी डी बॉन्ड है जो हाइपर के अंदर जाएगा। सी एच भी हाइपर कर सकता है, सी डी भी हाइपर कर सकता है, सी टी भी हाइपर कर सकता है। अब इसमें देखो ये तो दोनों में क्या हो गया है, कॉमन। यहां पर आपके सी एच बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, यहां पर आपके सी डी बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। आप बताइए अगर हम इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करना चाहें तो आपका सीडी बॉन्ड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सी एच बॉन्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो डीलोकलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं बात करना चाहूं किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, दोस्तों बॉन्ड स्ट्रेंथ में यहां दिन रात का फर्क नहीं होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। पर जब आप रिलेटिव कंपैरिजन पर आ ही गए तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो आपका सीटी बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद सीडी बॉन्ड आता है, और सबसे वीक कौन सा होता है, सीएच। तो बताइए सबसे आसानी से कौन सा डीलोकलाइज होगा, सीएच बॉन्ड सबसे आसानी से डीलोकलाइज होगा। इसीलिए जो आपने पीछे ट्रेंड लिखा है ना कि प्लस एच इसका ज्यादा है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज आपका सीएच होगा, और इसमें डीलोकलाइज आपका सीडी होगा, और इसमें डीलोकलाइज आपका सीटी होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और डीलोकलाइजेशन अच्छा नहीं मिलेगा। कई पॉइंट आपको क्लियर हुआ? लेकिन सर अगर मैं भूल गया हूं तो मैं कहता हूं तू दोनों भी भूल जाएगा, तेरा नीट में कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बात ही नहीं करता। जब मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो थ्योरी, एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी इंक्लूड करता हूं, मतलब कहीं पर भी बातें नहीं है। ये वाला नोट कर लिया था? अच्छा अभी तो यही नहीं लिखा होगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। याद रहे हाइपर को हमें उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी हम रेजोनेंस को देते हैं। रेजोनेंस को तो हम नाच नाच के पढ़ते हैं, और हाइपर को ऐसे हवा में उड़ा देते हैं जैसे कोई इफेक्ट ही नहीं है। इंडक्टिव में भी खूब सीरीज वगैरह सारी बातें करते हैं। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है। तो क्या हम कंपेयर कर पाए सी एच और सी डी बॉन्ड में से बेटर हाइपर कौन करेगा, सी एच। वीकर बॉन्ड्स इजीली डिलोकलाइज होते हैं, इसलिए पाई का डिलोकलाइजेशन बेटर होता है कंपेयर टू सिग्मा। सुलटा दिया भाई लोगों। जब भी बातें होती हैं तो बातें ऐसी होती हैं कि वो मैक्सिमम चीजों को कवर करता है, इन जनरल बात होती है। आप भी जानते हैं दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, वीबीटी मानता है, एमओटी इसको, तो हम इन जनरल बात करते हैं। हम पर्सनल नहीं होंगे जब तक कि वो पर्सनल ना हो जाए। सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई, ये किसका कॉन्सेप्ट है, वीबीटी का, लेकिन एमओटी तो इस बात को नहीं मानता है। तो स्पेसिफिक नहीं होना होता है स्टेटमेंट्स के केस में। सुलटा दिया है। चलिए अब आते हैं माइनस एच पर। किस पर आते हैं, माइनस एच पर। मैं बताऊंगा जरूर पर मैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं करने वाला। चलिए इधर आते हैं, भाई बातें नहीं करेंगे। माइनस एच की अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि माइनस एच इफेक्ट दिखाते कौन है, सी एक्स थ्री ग्रुप।
shows minus H effect. CH3 group shows minus H effect. CH3 का मतलब समझ गए, जैसे CF3 एंड अगर अपन बात करना चाहें CCl3। केमिस्ट्री में X का मतलब केवल हेलोजन है। अब प्लीज इनके कंपैरिजन पर मत जाइए, करोगे भी और गलत भी आंसर दोगे, क्योंकि कंपैरिजन इतना आसान नहीं है। लोग CF3 का माइनस H ज्यादा बताते हैं CCl3 से, बल्कि CCl3 का ज्यादा होता है। तो कंपेयर करना ही, कर भी रहे हैं गलत भी कर रहे हैं, इससे बढ़िया आप कंपेयर ही मत करो, क्योंकि आपके कहीं काम आने वाला नहीं है। यानी कि जैसे आपका CH बॉन्ड प्लस H करता था, वैसे ही आपका CX बॉन्ड क्या करेगा, माइनस H। इसको कई बार हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन। माइनस H बोल दो या रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन बोल दो, एक ही बात है। आइए अब हम इसको कैसे डील करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। रिंग पर ही हम बात कर लेते हैं। माइनस एस के बाजू में लिख दो रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन। मान लीजिए यहां पर एक्स आपके सामने लगा हुआ है, अगर अपन बात करें तो इसमें उल्टा होता है। अल्काइल ग्रुप्स का सिग्मा पाई की तरफ चलकर जा रहा था, पर यहां पर आपका पाई सिग्मा की तरफ चलकर आएगा। नो डाउट यहां पर भी जो आपका कॉन्जुकेशन है वो कौन सा है, सिग्मा पाई। ये तो सिग्मा है और ये क्या है, पाई। सो द कॉन्जुकेशन इन सिग्मा पाई, पर उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। आप जानते हैं हैलोजेंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लेने की होती है। हैलोजेंस आपके पास, जैसे पर्टिकुलरली क्लोरीन की बात करूं तो वो एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप बात कर रहे हो किसकी, अगर आप बात कर रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा और ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन, तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है, बल्कि इनको इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। तो जब CX बॉन्ड होता है तो वो आपके CH बॉन्ड से उल्टी डायरेक्शन में टूटेगा। मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप, कि ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड उधर जाएगा। कुछ इस प्रकार का हाइपर कॉन्जुकेशन आपको देखने को मिलता है। अगर ऐसा हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिला तो बताइए ये हैलोजन हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। आप बताइए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, your pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at the end। इसीलिए दोस्त कह रहा था मैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। फिर से बताइए, your pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at the end point। आप बताओ इसने रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया। सर एक सिंपल सा डाउट पूछूं, मुझे नहीं पता चलता आप कैसे बताते हो बढ़ाया या घटाया। पहले तो एरो देखो, इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए, तो घटाया। दूसरी बात, अगर रिंग पर प्लस बना रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं, और माइनस बना रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं, तो रिंग पर तो इसने कैसा क्रिएट किया है, प्लस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया है। क्लियर है। और देखो घटाया भी कहां है, स्पेसिफिक पोजीशंस पर, अपनी ऑर्थो एंड पैरा। तो ये तो जस्ट माइनस आर जैसा हो गया। पहले कहा था हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना, बोला था कि नहीं बोला था। तो बनाएंगे फिर पॉइंट लिख देंगे। याद रहे आपने कोई रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं पढ़ा है, हर जगह अप्लाई नहीं करना है, सोचना ही नहीं है माइनस एच के बारे में। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपका माइनस एच से बनता हो। इवन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं अलग चलूंगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से। मेरा अलग चलने का मतलब यह नहीं कि एनसीईआरटी से अलग चलेंगे, एनसीईआरटी की ही बातें करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं समझाया तो मतलब उसको नहीं इस्तेमाल में लेना ही नहीं है।
सुलटा दिया है। तो राक्षस नेगेटिव बना रहा है, हैलोजन पर चार्ज नहीं बना रहा है। ये कौन सी, ये कहां से सीख के आए हो? पहले इसने सब पर ऐसे बनाया, ठीक है, फिर मैंने बोला नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो ये से कर दिया कि बना रहा था सर। एक बार में ऐसे भी नहीं लिखते हो तुम लोग, अलग लेवल पर जा चुके हो। लिखिए, minus H effect showing groups are इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सही बात है कि गलत है? माइनस मतलब विड्रॉइंग, प्लस मतलब डोनेटिंग। माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। माइनस एच जहां लिखा है ना, उसके नीचे ऐसे करके लिख लो, कौन? CH3, बस, उसके अलावा तुम्हें सोचना ही नहीं। माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगला पॉइंट, minus H effect showing groups decreases electron density. Minus H effect showing groups decreases electron density. Minus H effect showing groups decreases electron density on benzene. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम। Decreases electron density on benzene, mainly at their ortho and para position. Mainly at their ortho and para position. Mainly at their ortho and para position. सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। बिल्कुल माइनस आर की तरह काम करेंगे। माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग and meta directing. Minus H effect showing groups are deactivating and meta directing in aromatic electrophilic substitution. In aromatic electrophilic substitution. In aromatic electrophilic substitution. In aromatic electrophilic substitution. क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने बातें कर ली हैं किसकी? माइनस एच की भी। बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत, आप सोचो मैंने माइनस एच पढ़ाया ही, मैं कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब आता है मेन कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ आर कोमा एच एंड आई इफेक्ट। कंपैरिजन ऑफ आर कोमा एच एंड आई इफेक्ट, कि अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए तो हम किस प्रकार से बातें करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी हम बातें करते हैं, इन जनरल बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो 99% केसेस को कवर कर ले। हो सकता है 1% केस में वे बात अप्लीकेबल ना हो, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी ये बात फेल होगी वो पॉइंट्स हमें पहले से याद हो जाएंगे और अल्टीमेटली याद ही होने चाहिए। तो अगर अपन बात करना चाहें किसके बारे में, यहां पर आर के बारे में, यानी कि रेजोनेंस के बारे में, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें एच के बारे में, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें आई के बारे में, बताइए रेजोनेंस में क्या होता है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको डीलोकेलाइज होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट इधर बताइए क्या देखने को मिलेगा आपको? डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और ब्रैकेट में लिख लो, बार बार याद दिला रहा हूं, कौन से? CH बॉन्ड आपके लेवल पर। बताइए इन इंडक्टिव इज देयर एनी काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन? नो, तो यहां पर रहेगा नो डीलोकेलाइजेशन। तो आप हल्के में नहीं ले रहे हो, आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, आ चुका है। इन विच ऑफ द इफेक्ट देयर विल बी नो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इंडक्टिव डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। तो फिर यहां पर क्या होता है? ओनली शिफ्टिंग। ओनली अगर अपन बात करना चाहें तो आपकी शिफ्टिंग होती है, और वो भी किसकी? ओनली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ट्रांसफर नहीं होता है। बल्कि आपके रेजोनेंस में भी ट्रांसफर होता है,
हाइपर में भी ट्रांसफर होता है। इसीलिए दोनों इफेक्ट डोमिनेट करते हैं किस पर? इंडक्टिव पर, इन जनरल। क्लियर? दूसरा पॉइंट अगर अपन यहां पर बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने रहेगा स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइजेशन। क्लियर? इसी वजह से यह स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता है। क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपके सामने रहेगा, रेजोनेंस इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइजेशन का कारण बताया, बिकॉज पाई का डीलोकलाइजेशन है और पाई वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। वीक बॉन्ड्स इजीली डीलोकलाइज होते हैं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपका मॉडरेट डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब ये रिलेटिव टर्म्स हैं। मॉडरेट डीलोकलाइजेशन, वहां पर स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो क्या लिख दिया? मॉडरेट। अब इसमें कैसी बात करें, यहां तो डीलोकलाइजेशन ही नहीं होता है, तो ये पॉइंट यहां पर क्या रहेगा? खाली। इसमें बताइए ये कैसा इफेक्ट रहता है आपका? मॉडरेट इफेक्ट रहता है, मॉडरेट इफेक्ट होता है। और ये आपका कैसा इफेक्ट रहता है? वीक इफेक्ट। इंडक्टिव सबसे मरियल है, वीक इफेक्ट या पुअर इफेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे मरियल इफेक्ट आपके सामने यही आएगा। तो ये जो मैंने टर्म्स इस्तेमाल में लिए ना बेटा, ये रिलेटिवली है। क्या लिए हैं? रिलेटिव। मैंने अगर इसको स्ट्रॉन्ग बोला तो इसको मॉडरेट बोल दिया, तो इसको वीक बोल दिया है। क्लियर? जल्दी जल्दी आप नोट करेंगे तो हम यहां पर एक पॉइंट कह सकते हैं, इन जर्नल। क्या रहेगा? इन जर्नल आपका आर इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पर? एच इफेक्ट पर। और आपका एच इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पर? आई इफेक्ट पर। ध्यान दीजिए मैंने इन जर्नल लिखा है, इसको पत्थर की लकीर मत मान लेना कि साहब आपने तो वहां पर यह लिखा था। तो आप भी तो लिखते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इन जनरल देते हैं। तो आपका आर इफेक्ट डोमिनेट करता है एच इफेक्ट पर और आपका एच इफेक्ट इन जनरल डोमिनेट करता है आई इफेक्ट पर। मतलब आप 99% एग्जांपल्स को इनके थ्रू समझा लेंगे, ये कहना चाहता है वो। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि किस किस में कंपैरिजन होता है। अब सभी के पेन डाउन होंगे और इधर ध्यान देंगे क्योंकि तुम्हें इफेक्ट नहीं पहचानना आएगा, मुझे मालूम है इस बात का। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आर और एच में कोई भी कंपैरिजन होता ही नहीं है। जो ग्रुप आपके आर इफेक्ट दिखाते हैं ना, वो ग्रुप आपके एच इफेक्ट। तो कभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए कि सर इसका आर देखूं या इसका एच देखूं, मैं कहता हूं फिर आंखें बंद कर ले, देख ही मत। इतना सोच रहा है इसका मतलब क्लियरिटी है ही नहीं। देर इज नो कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा किसका? आर का और आई का चलेगा। जो ग्रुप आपका आर इफेक्ट दिखाएंगे वो ग्रुप आपका आई इफेक्ट भी दिखाते हुए मिलेंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट ऐसा ही मिलेगा, जो ग्रुप आपके एच इफेक्ट दिखाएंगे वो आपका आई इफेक्ट भी दिखाते हुए मिलेंगे। जैसे एल्काइल ग्रुप्स का प्लस एच भी होता है और प्लस आई भी होता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप्स का रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है, कंपैरिजन ही है। जब भी डाउट आना चाहिए इन दोनों में आना चाहिए, जब भी डाउट आना चाहिए इन दोनों। देर इज नो कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा किसका? आर का और आई का चलेगा। जो ग्रुप आपका आर इफेक्ट दिखाएंगे वो ग्रुप आपका आई इफेक्ट भी दिखाते हुए मिलेंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट ऐसा ही मिलेगा, जो ग्रुप आपके एच इफेक्ट दिखाएंगे वो आपका आई इफेक्ट भी दिखाते हुए मिलेंगे। जैसे एल्काइल ग्रुप्स का प्लस एच भी होता है और प्लस आई भी होता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप्स का रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है, कंपैरिजन ही है। जब भी डाउट आना चाहिए इन दोनों में आना चाहिए, जब भी डाउट आना चाहिए इन दोनों में आना चाहिए। तो इन जर्नल आपने क्या लिखा है कि आपका इनफेक्ट आर डोमिनेट करता है किस पर? आई पर। यह बोलना चाहिए सही बात में। या फिर आपको यह कहना चाहिए कि आपका जो एच है वो डोमिनेट करता है किस पर? आई पर। तो आर और एच का तो कहीं कंपैरिजन ही नहीं होता है। अब ये मैक्सिमम केसेस में आपका वैलिड रहेगा, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर ग्रुप आर भी लगाएगा आई भी लगाएगा, जहां पर उसका आई डोमिनेट कर जाएगा। इन जनरल अगर हमने बात की हो, जैसे ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास OH भी है, ये बहुत ही काम की चीज है। अब आपका OH ग्रुप कितने इफेक्ट लगाएगा? 2 इफेक्ट। बता सकते हो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है?
कैसे पहचानेंगे इंडक्टिव को? इंडक्टिव वाले एल्काइल ग्रुप्स और एनायंस प्लस आई, बाकी सब माइनस आई। तो OH का प्लस आई लगेगा कि माइनस आई लगेगा? माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका रहेगा माइनस आई इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? ए ध्यान से सुन, माइनस का साइन मतलब विड्रॉइंग, प्लस का साइन मतलब डोनेटिंग। तो ये ग्रुप आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, क्या ये ग्रुप आपका आर इफेक्ट भी लगा सकता है? जी हाँ, ये रहा की एटम और इसके पास क्या है? लॉन पेयर। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो ये प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। और रेजोनेंस इफेक्ट से आप बताओ इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पक्का? नाउ वी आर कंफ्यूज्ड कि OH डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। बेटा स्टेटमेंट पर ध्यान दे लेना। स्टेटमेंट एनसीईआरटी चैप्टर फिनॉल। स्टेटमेंट एनसीईआरटी चैप्टर फिनॉल। OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। सही है, बोलता है ना OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वही ऐसे ऐसे यूं चलाने लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ क्या है? प्लस आ रहा है। पूरा तो पढ़ ले भाई, पूरा तो पढ़ ले। कह क्या? तू जो जानता है उस पर आंसर मत दे, वो जो पूछ रहा है वो पढ़। वो कहता है OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। सही है, इंडक्टिव से तो विड्रॉ कर रहा है। एंड OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। अब इसका ओवरऑल नेचर कैसा माना जाए, आइए समझिए चीजों को। ये हमारे सामने बेंजीन है, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहे बेंजीन है, मैंने इस बेंजीन का एक H हटाकर दोस्त क्या लगा दिया है? OH। अब आप समझना इस बात को ध्यान से, क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, फिर अगली बार रिपीट करने के लिए आ जाते हो। OH ग्रुप आपका इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, यानी कि कैसा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। और OH ग्रुप आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कैसा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर। तो अब मैं कंफ्यूज्ड हूं कि इसने बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया। देखिए नो डाउट थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इसने घटाया है, बट थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट इसने, और हमने क्या कहा है इन जर्नल, आपका आर इफेक्ट आई इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। इसका मतलब अगर अपन बात करना चाहें तो इस ग्रुप को ओवरऑल क्या माना जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब स्टेटमेंट पर ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? OH group in case of phenol decreases electron density on benzene through inductive effect. OH group increases electron density on benzene through resonance effect. OH group is increasing electron density on benzene. अब कुछ नहीं बोला तो ओवरऑल की बात कर रहा है। तो ये ग्रुप ओवरऑल बताइए कैसा माना जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और मुझसे पूछे कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल में ज्यादा है या बेंजीन इटसेल्फ रिंग पर, किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? देन आई विल से आपके फिनॉल पर ज्यादा है। तो ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन
रिंग या बेंजीन एक ही बात है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है हेलोजन्स। आप जानते हैं केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो रायता फैलेगा। ए भाई हेलोजन्स के बारे में जान ले तू। हेलोजन्स के बारे में जब तक वो पर्सनल ना हो तू भी पर्सनल मत होना। हेलोजन्स दूसरे से भी अलग होते हैं और हेलोजन्स आपस में भी अलग होते हैं। फ्लोरीन बोलता है मुझे अपना जैसा मत मानो, मैं आप जैसा नहीं हूं, मुझे कंपेयर मत करो, मैं तुमसे अलग हूं। लेकिन जब तक वो पर्सनल नहीं हो हमें भी पर्सनल नहीं होना है, और आपके लेवल पर वो पर्सनल नहीं होता है। सिंपल हेलोजन्स बोलता है मतलब सभी के बारे में बात कर रहा है इन जनरल। क्लियर? तो हेलोजन्स दो इफेक्ट दिखाते हैं। एक, अगर अपन बात करना चाहें हेलोजन्स का, बता मैंने क्या बोला, भूल जाओ हेलोजन्स माइनस आर लगाते हैं एक्सेप्ट कार्ब एनाइन, बस उसके अलावा सोचना ही, केवल कोई नेगेटिव बने तभी माइनस आर सोचना, वरना हेलोजन का हमेशा क्या सोचना है, प्लस आर। पक्का? चलिए, तो हेलोजन्स दो इफेक्ट लगाते हैं। इंडक्टिव के थ्रू इसका कैसा है, माइनस आई इफेक्ट। एक मिनट सर, आपको कैसे पता चला? ये दिमाग से पैदल। क्या ये अल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? प्लस आई। अल्काइल ग्रुप और एनायन का होता है, बाकी सब का, तो ये इन दोनों में से नहीं है तो माइनस आई। सिंपल सा है याद करने का तरीका। दूसरा, अगर अपन बात करें तो इनका प्लस आर इफेक्ट भी है। अब आप देखो नहीं पढ़ते, माइनस आर तो ज्यादा बेटर रहते। अब सॉरी माइनस आर भी तो लगा सकते, भूल जा, एनाइन के अलावा सोचना ही नहीं है। अब इनके केस में इस इफेक्ट से तो ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इस इफेक्ट से ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब अगर इनके बारे में बात करना चाहें तो इन जर्नल इनका इफेक्ट निकल कर आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मतलब सर आप तो ये कहना चाहते हो इनके केस में इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर देयर प्लस आर इफेक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ हेलोजन्स उनका आई इफेक्ट ही डोमिनेट करता है, किसके ऊपर, उनके आर इफेक्ट पर। मतलब साफ साफ शब्दों में समझाइए सर क्या कहना चाहते हो। मान लीजिए मेरे पास रिंग्स है, कौन सी, बेंजीन, ये दूसरी बेंजीन रिंग है, मैंने एक में H को हटाकर क्या लगा दिया है, Cl। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनते हुए जाना। क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है? तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है किसके थ्रू, प्लस आर के थ्रू। क्लियर? तो ये तो इसका कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आर। लेकिन साथ के साथ क्लोरीन विड्रॉ भी कर रहा है किसके थ्रू, सिग्मा के थ्रू। आप जानते हैं ना इंडक्टिव किसके थ्रू काम करता है, सिग्मा के थ्रू काम करता है। क्लियर? तो यहां पर आई इसका माइनस है। तो अगर मुझसे पूछा जाए इससे डोनेटिंग और इससे विड्रॉइंग, तो मैं ओवरऑल इसको क्या मानूंगा, मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आ गई है। अब तू क्या करेगा, सर क्लोरीन के पास तो वैकेंट डी भी है ना, माइनस आर भी तो लगा दो ना। कोई मतलब, एनायन में ही माइनस आर सोचना है हेलोजन का, उसके अलावा सोचना ही। अगर तू भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको बैक बॉन्डिंग से समझा लूंगा। लेकिन तू हर जगह इसका माइनस आर नहीं लगाएगा, क्योंकि तू पढ़ क्या है, ग्रुप शोइंग प्लस आर एज वेल एज माइनस आर। तूने पढ़ लिया लेकिन तेरे काम कहीं नहीं आएगा, सही का पता नहीं, गलत कई जगह करवाएगा। तो हेलोजन्स का अपने को प्लस आर लेकर चलना है। आप बताइए बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से कौन सी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ये हमारे सामने है क्लोरोबेंजीन और ये हमारे सामने है कौन, बेंजीन। तो अगर मुझसे पूछे ना तो ये रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, कौन सी रिंग पर ज्यादा है आपका, बेंजीन। तो हेलोजन्स आपके इन जर्नल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। सर और भी कोई ऐसा ग्रुप है जहां पर आर और आई में हम कंपैरिजन करें, क्या बोला, आर और आई में कंपैरिजन करें तो आई डोमिनेट करता हो आपके लेवल पर केवल हेलोजन्स, उसके अलावा आर इफेक्ट उनका डोमिनेट करेगा। क्या पॉइंट क्लियर हो गया है? एक ही एक्सेप्शन था जो मैंने आपको बता दिया हेलोजन्स, उसको हम नोट लगाकर भी लिख देंगे। अब ये आपकी नॉर्मल बात है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, आर आई पर डोमिनेट करता है, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब कहने को तो हमने इंडक्टिव को क्या लिखा हुआ है, वीक, पर हेलोजन्स के केस में तो ये आर से भी स्ट्रॉन्ग है। तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम ना ले तो बेटर है। हेलोजन्स को छोड़कर किसी ग्रुप का आई भी लगे और आर भी लगे तो हमें आंसर किसको देख कर देना है, आर। आर विल डिसाइड its nature, either it is electron donating or withdrawing. In case of halogens
its I effect will decide. सुलटा दिया दोस्तों. Can we move to the next slide? ध्यान रखिए आप बहुत ही बेहतरीन बातें सीख रहे हैं. एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मुझे सीधा इस्तेमाल में लेना है. तो भले ही जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए पर जीओसी के बिना ऑर्गेनिक नहीं आती है. तो इस टॉपिक को आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से वेटेज ना दें. सुलटा दिया है. क्या कभी कंफ्यूजन आएगा कि इस ग्रुप का आर इफेक्ट लगेगा या एच इफेक्ट लगेगा? कंफ्यूजन आएगा क्या? कॉमन ऐसे ग्रुप आपके लेवल पर है ही नहीं जो आर भी लगाएं और एच भी लगाएं. एच वाले एच का कंपैरिजन भी आई से चलेगा और आर का कंपैरिजन भी आई से. ये दोनों इफेक्ट कॉमन होते हैं क्योंकि इंडक्टिव तो किसके थ्रू काम करता है? सिग्मा के थ्रू. तो उसको कोई लेना देना नहीं कॉन्जुगेशन है या नहीं. सुलटा दिया है. अब सुलटाया. जितना मैंने लिखा उतना ही लिखा है. कुछ से खुद से भी एक दो ऐड कर दिया है. नोट में लिखेंगे. इन केस ऑफ हैलोजेंस, in case of halogens their I effect dominates over their R effect. In case of halogens their I effect dominates over their R effect. In case of halogens their I effect dominates over their R effect. अब आपके लेवल पर कोई दूसरा ग्रुप ऐसा नहीं है. हेलोजेंस को छोड़कर हर जगह आर इफेक्ट क्या डोमिनेट करेगा? आई पर. जो एक्सेप्शनल केस था दैट इज डिस्कस्ड. क्लियर. अब आप ये मत सोचना सर और कोई बताओ, और कोई है ही नहीं आपके लेवल पर. हेलोजन ही है जिनका आई आर पर क्या करता है? डोमिनेट. और पर्टिकुलरली उनका माइनस आई उनके प्लस आर पर डोमिनेट कर रहा है. चलिए नेक्स्ट. अब हमारे पास आएंगी एप्लीकेशंस. अब हम वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को आखिर में डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है. तो लगा दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स. Applications of electronic displacement effects. Applications of electronic displacement effects. Applications of electronic displacement effects. आइए सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद रिसेंटली आ भी चुका है, आता रहेगा, इनडायरेक्टली हर जगह काम आता है. एरोमेटिक कॉमा एंटी एरोमेटिक, aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds.
एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। दोस्तों ध्यान रखना, हम एब्रीवेशन इस्तेमाल में लेंगे। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को सीधा क्या लिख देंगे, ए से। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को किससे लिख देंगे, ए से, एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को किससे लिख देंगे, एन से। तो ये हमारे सामने रहेगा नॉन एरोमेटिक। तो ये एब्रीवेशन हम इस्तेमाल में लेने वाले हैं। क्लियर। आइए, बेहतरीन टॉपिक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जगह लगभग इन्वॉल्व होता है। आप लोगों के कुछ फिक्स्ड आंसर्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड आंसर्स होते हैं। जब भी कोई बातें होती है स्टेबिलिटी की, तो आप एरोमेटिक वर्ड जरूर बोलते ही बोलते हो कि एरोमेटिक। मास्टर बोलता नहीं। एच बॉन्डिंग नहीं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं, दो चार फेंकेगा जो उसने सुना है, उसके बाद अब आप बता दो सर क्या है। तो ये एरोमेटिक वर्ड आप बहुत ही नॉर्मली इस्तेमाल में लेते रहते हैं। अब आते हैं इन कंपाउंड्स के ऊपर। देखिए, अगर मुझे समझाना हो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो टाइम टू टाइम इनकी डेफिनेशन आती रही है, और कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो उसकी सभी प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दे। कोई एक सिंगल डेफिनेशन इनकी है ही नहीं। जैसे शुरुआत एरोमेटिक कंपाउंड्स की हुई थी वर्ड एरोमा से, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो आपके गुड स्मेलिंग होते हैं, मतलब जिनकी सूंघने पर खुशबू आती है। तो ये तो खत्म हो गया, अपन ने लिख दिया एरोमेटिक केम फ्रॉम द वर्ड एरोमा, मतलब गुड स्मेलिंग। अब आप सूंघ सूंघ के बताते रहना, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप सूंघ के बोलोगे एरोमेटिक है, ये तो क्या है, एरोमेटिक है। तो ये डेफिनेशन नाम की है, काम की। आपका पेपर थ्योरेटिकल है, आपको खुद को लिखना है, तो आप कुछ भी लिखकर पेज भर सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, वो बोलेगा वो बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहले हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। किसके ऊपर, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ खास बातें हैं, उन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर। यहां पर ऐसे पॉइंट्स करके लिखते हुए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए साइक्लिक, साइक्लिक फुल्ली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, cyclic fully conjugated compounds, underline the word cyclic, cyclic fully conjugated compounds which are exceptionally, which are exceptionally, which are exceptionally more stable, which are exceptionally more stable than their open chain counterparts, than their open chain counterparts. देखिए, एक वर्ड मैंने लिखा एक्सेप्शनली, मतलब मैं उनकी स्टेबिलिटी आपके लेवल पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि क्यों वो ज्यादा स्टेबल है। साइक्लिक फुल्ली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स विच आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर ओपन चेन काउंटर पार्ट्स। ओपन चेन काउंटर पार्ट्स का मतलब क्या है, जरा समझिए। जैसे आप ड्रॉपर हैं और कुछ जानते हैं ना जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ये जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है, क्लियर। कुछ तो ये भी जान लेते हैं कि जिसमें बेंजीन आ जाए वो सब एरोमेटिक है। ये बेंजीन हमारे सामने है, तो बेंजीन का ओपन चेन काउंटर पार्ट क्या रहेगा, मतलब जितना कॉन्जुकेशन है उतना कॉन्जुकेशन दूसरे में भी होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि ये कैसा है, साइक्लिक, और ये कैसा है, ओपन चेन। आप समझिए मेरी बात को ध्यान से, यहां पर भी उतने ही पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है जितने इसमें। बताइए, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुकेशन, 3। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुकेशन, 3। फर्क कितना सा है कि ये आपका साइक्लिक है और ये आपका ओपन चेन है। तो कहता है ये कंपाउंड अपने जैसे ओपन चेन कंपाउंड से एक्सेप्शनली कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, नहीं समझाई जा सकती कि ये एक्सेप्शनली क्यों ज्यादा स्टेबल है। यहां पर भी रेजोनेंस है 3 पाई बॉन्ड का, यहां पर भी रेजोनेंस है 3 पाई बॉन्ड का, बट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये मोटी सी आएगी। आपके लेवल पर जहां ऑर्गेनिक को जस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिस्कस करना बहुत ही भारी है, इसलिए वर्ड एक्सेप्शनली मैंने लगा दिया है। लिखेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे।
यानी कि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। और आप सभी जानते हैं ओपन चेन कैसे मिलेंगे, नॉन एरोमेटिक। अभी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन एरोमेटिक कैसे है, ये एरोमेटिक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि आपके ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकते। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, aromatic compounds are easy to synthesize. Aromatic compounds are easy to synthesize, मतलब बहुत आसानी से बन जाते हैं। Aromatic compounds are easy to synthesize। क्या इस लाइन पर आप थोड़ा फोकस कर पा रहे हैं? कई जगह पर हम किसी एटम को हटा देंगे और बोलेंगे देखो इसके हटने से एरोमेटिक बन रहा है, तो बहुत आसानी से हट जाएगा। कई जगह पर हम H का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे कि H प्लस निकालने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया है, एरोमेटिक। तो कहता है एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स aromatic compound contains aromatic compound contains induced diamagnetic ring current. Aromatic compound contains induced diamagnetic ring current. Aromatic compound contains induced diamagnetic ring current। इसका मतलब समझते हो, जब इनको आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, किसमें, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप रखोगे तो इनमें करंट इंड्यूस होता है। इस तरीके से बातें नहीं करेंगे भाई, आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, वरना इसको हटा के भी आपके क्वेश्चंस करवा सकता हूं। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखोगे ना, एम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, और पहले आपके सॉलिड स्टेट में एग्जांपल पर दिया हुआ था, जाके देख लेना सॉलिड स्टेट में एग्जांपल्स ऑफ डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन लिखा हुआ उसके अंदर। तो जब बेंजीन को एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे ना, तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, और करंट इस तरीके से इंड्यूस होता है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज। आप जानते हैं जब भी करंट बनेगा तो वो ऐसे बनेगा कि जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसका क्या करेगा, वो अपोज। तो डायामैग्नेटिक इंड्यूस्ड रिंग करंट होता है, इसका मतलब इनका नेचर होता है डायामैग्नेटिक। यानी कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में कहीं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे, बट दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय एमओटी ओनली। वीबीटी की बस की बात, जैसे O2 में नहीं समझा पाता वैसे यहां भी नहीं समझा पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। इसी प्रकार से हम कुछ बातें यहां पर डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स लिखिए, साइक्लिक फुली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, साइक्लिक फुली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, साइक्लिक फुली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, cyclic fully conjugated compounds which are exceptionally highly unstable, which are exceptionally highly unstable, which are exceptionally highly unstable as compared to their open chain counterparts, as compared to their open chain counterparts। यानी कि उन जैसे दिखने वाले ओपन चेन कंपाउंड से कहीं ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनते रहिएगा, ये आपका एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सर हमें तो पता ही नहीं, मैं बता रहा हूं आगे समझाऊंगा। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड।
और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो इस जैसा दिखने वाला ये रहा इसका काउंटर पार्ट, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि आपने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में दोनों जगह एक वर्ड लिखा है साइक्लिक, यानी कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना कंपलसरी है। तो फिर अगर कोई साइक्लिक नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर कोई साइक्लिक, तो ना वो एरोमेटिक हो सकता है ना वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, मतलब वो क्या होगा फिर, नॉन एरोमेटिक। दोस्तों जब इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हो ना, तो ये इधर वाला इससे कहीं 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 ज्यादा स्टेबल आता है, ये स्टेबिलिटी। अब ये कमाल की चीजें आप यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कमाल की चीजें यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सामने कुछ ऐसा था और यहां पर आपने अभी अभी ऐसा कुछ डिस्कस किया है। मेरी बात को सुनना, ये बेहतरीन बातें हैं जो आपको क्लियरिटी लेकर आएंगी, दिमाग में ये बातें जानी चाहिए। यहां पर स्टेबिलिटी कुछ ऐसी थी और यहां पर स्टेबिलिटी कुछ ऐसी है। इसका मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसमें भी है और साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसमें भी है, लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी घट गई। यानी कि आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर आपका साइक्लिक कॉन्जुगेशन डीस्टेबलाइजिंग है, क्या है भाई? अगर अपन देखें तो दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, बस ये ओपन चेन है और ये क्या है, साइक्लिक, इतना ही तो फर्क है। ये आपका कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक, और ये कंपाउंड आपका कैसा है, ओपन चेन। तो ऐसा क्या हुआ है कि इसमें तो स्टेबिलिटी घट गई और उसमें स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो कहता है इसको भी आपके लेवल पर नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट इंट्रोड्यूस हो रही है। हायर लेवल पर इसको एमओटी से समझाया जा सकता है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो आपके लेवल पर हम यही कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहां पर है, हम यही कह सकते हैं कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या रहेगा आप लोगों के लिए यहां पर, डिस्टेबलाइजिंग। साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या रहेगा यहां पर, डिस्टेबलाइजिंग। यानी कि एंटी एरोमेटिसिटी आने से कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि घट जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। इसलिए आप एंटी एरोमेटिक होते बोलते हो कि क्या होगा, कम स्टेबल, और यहीं से आप रिलेटिव स्टेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली आपने यहां पर रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल ली है। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ही सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से आए, एरोमेटिक। उसके बाद कौन से आए, नॉन एरोमेटिक। जो ओपन चेन है वो 100% क्या मिलेगा, नॉन एरोमेटिक। तो ओपन चेन वालों से आपके एरोमेटिक तो ज्यादा स्टेबल मिले और एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल। तो यहीं से जो आप डायरेक्ट लिखते हो वो यहीं से आती है सारी बातें। आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर को सीधा लिख दिया होगा। तो डेफिनेशन समझा रहा है कि एरोमेटिक अपने जैसे ओपन चेन काउंटर पार्ट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, बल्कि एंटी एरोमेटिक अपने जैसे ओपन चेन काउंटर पार्ट से कम स्टेबल होते हैं। तो कभी भी अगर आपके नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक में जाने का मौका मिले, छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्यों मना करेगा। और कभी आपके एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में जाने का मौका मिले तो वो भी नहीं छोड़ेगा ऐसा मौका, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही होगी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। अब एक बात को सुनना, इसको ना हर जगह मत अप्लाई कर देना है, क्लियर। केमिस्ट्री के अंदर सारी बातें जब तक डेटा से वेरीफाई ना हो जाएं तब तक नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ के टीचर्स ऐसे दना दन लगाते हैं ना कि पता चल गया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे आगे एरोमेटिक, फिर नॉन एंड फिर एंटी। तो इस केटाइन की स्टेबिलिटी इस केटाइन से कंपेयर करते हैं। होममेड क्वेश्चन है, आज भी पापा है इसका स्टेबिलिटी में। आप कंपेयर गलत तरीके से कर रहे हैं। आपने कंपैरिजन में क्या लिखा है, एज कंपेयर टू देयर ओपन चेन काउंटर पार्ट, इस जैसा ही ओपन चेन बना, बाकी मतलब नहीं है। अगर हम स्टेबिलिटी में देखें ना दोस्त, तो आज भी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है। हाँ, लेकिन आप तो एंटी एरोमेटिक के नाम पर ही उछल पड़े, क्योंकि आपको एंटी एरोमेटिसिटी ढंग से समझ में आई कहां है। मैंने देखो एक जैसे का कंपैरिजन किया है, मैंने देखो एक जैसे का कंपैरिजन किया है। जी हां, अगर ये आपका एक कंपाउंड होता कार्बोकेटाइन और एक ये आपका कार्बोकेटाइन होता, देन डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा निकलती। तो ये हथियार जो आपके हाथ लग चुके हैं ना, बंदर की तरह हर जगह नहीं चलाना है।
ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरे पास बच्चा लेके आता है, मैं कहता हूं बेटा होममेड है, जिस मास्टर ने बनाया उसको एरोमेटिसिटी का ज्ञान, नोटबुक छीन लेता है कि मैं उससे पढ़ा हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पेपर बनाएगा उस दिन वो समझा देगा तो किससे पढ़ा था। क्लियर? चलिए, तो अपन ने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट पर बातें की हैं। अभी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी पर कोई डिस्कशन, केवल हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज आपके एक्स्ट्रा क्लास होती है तो सोच समझ कर, बिकॉज एरोमेटिसिटी यहीं से कंटिन्यू होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।